अभी जो हम लोग का टॉपिक है ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए ये जो टॉपिक है जो छठा क्लास का, लेकिन जो लोग भी अभी बीपीएससी देंगे या यूपीएससी देंगे उन लोगों के लिए मेंस में जो एसे आता है उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहले भी हम बताए हैं कि एनसीईआरटी का वैल्यू केवल एनसीईआरटी तक नहीं और एक छठा क्लास का किताब है और एक छोटा सा वीडियो भी अपलोड किए होंगे, आप लोगों को मिला होगा। तो एनसीईआरटी का लोग बहुत लाइटली लेकर चलते हैं। इसके छठे क्लास के पहले चैप्टर में ही इतना चीज है कि अगर इतना को भी कोई लिख दे यूपीएससी में भी एसए में तो उससे भी ज्यादा इसमें मटेरियल है। और बीपीएससी में जो अभी 300 नंबर का एसए इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये तो तय मान कर चलेगी जो भी केवल बीपीएससी की तैयारी करने वाले होंगे सब फेल करेंगे, चाहे जितना वो लोग 30 मार्क का बन दे जाए। पास वही करेगा जो यूपीएससी में मेंस की तैयारी किया है ऐसे लिखने का जिसको अभ्यास है। और एनसीईआरटी के चीजों को लोग बहुत ही लाइटली लेके चलते हैं। तो हमारे कहने और प्लस एनसीईआरटी को पढ़ाने का भी जो तरीका है, क्योंकि ये बात सही है कि हम पहली बार होगा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया, लेकिन बहुत सारे जो कोचिंग है वो कहते हैं कि यहाँ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी के साथ ही जीएस निपटा देते हैं। लेकिन हम लोग आपको एनसीईआरटी अलग पढ़ाते हैं, प्रीलिम्स अलग पढ़ाते हैं, मेंस अलग पढ़ाते हैं, इसलिए कि जब आप यूपीएससी देना चाहते हैं या कोई भी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एक बात समझता है ना कि आप आईआईटीएंस के साथ कम्पीट कर दें। जो बेस्ट अभी जो बेस्ट टैलेंट होता है ऑफ कोर्स आईआईटी जाता है, आईआईएम जाता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन वो लोग भी यूपीएससी देते हैं। अब जिनको स्टेटस सिंबल या और भी कुछ लगता होगा, क्योंकि आईआईटी और आईआईएम का पैकेज कभी यूपीएससी में नहीं हो सकता। इसका जो सैलरी है वो कभी उसको मैच नहीं करेगा। लेकिन सोशल स्टेटस हो या जो फ्यूडल एक मेंटेलिटी होती है हम लोगों के देश में, विशेषकर जो नॉर्थ इंडिया है, बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल वगैरह में, तो वहाँ चलता है कि रूलर हमको बना, टू रूल ओवर। तो जमींदारों का एरिया रहा, परमानेंट सेटलमेंट का, तो उसमें इस तरह की मेंटेलिटी रही है। लेकिन जब वैसे लोगों के साथ कंपीट करना है तो आपका अपना स्कूल और कॉलेज क्या है आप जानते हैं। तो आपका एक जो बेसिक लेवल है, आपको आईआईटीएन नहीं बनना है, आपको आईआईएम नहीं जाना है, लेकिन जिन चीजों में उनसे कंपीट करना है उन चीजों में तो उनके बराबर होना होगा ना, क्योंकि जर्नलिस्ट एग्जामिनेशन यूपीएससी क्या कहलाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टॉपिक होता है मेंस में स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट। तो आईआईटी वगैरह स्पेशलिस्ट एग्जामिनेशन और ये एक जर्नलिस्ट एग्जामिनेशन है। तो जर्नलिस्ट एग्जामिनेशन में आपको उसके लेवल में तो आना होगा ना, जो जनरल पेपर है। और इसमें सब में होता है, जो साइंस में अच्छा है उसका साइंस पेपर अच्छा होगा, जो आर्ट्स में अच्छा है उसका आर्ट्स पेपर अच्छा होगा। लेकिन हर चीज में लेवल प्लेइंग होता है। यूपीएससी का विशेषता ये है कि लेवल प्लेइंग होता है, इसलिए ज्यादातर ये लोग ऑप्शनल को खत्म करके जीएस ओरिएंटेड हो। हम लोग के जमाने में 2 ऑप्शनल होता था और जीएस का नंबर और जीएस का जितना नंबर होता था उससे दोगुना ऑप्शनल का नंबर होता था। अब जीएस का नंबर ज्यादा है 2 गुना और ऑप्शनल का नंबर 500 है, तो जीएस 1000 है। वही पैटर्न केवल बीपीएससी ने लागू किया कि ऑप्शनल तो हटा ही दिया, ऐसे 300 नंबर का, जीएस 600 नंबर का। तो जीएस पर लगातार स्ट्रेस दिया जा रहा है। इस बार भी जो यूपीएससी का पीटी हुआ किसी को पता नहीं चला कि मेरा कितना सही हो। उसका मूल कारण भी यही है कि बेसिक्स नहीं क्लियर है और अखबार मैगजीन की जो पढ़ाई होनी है
वो पढ़ाई आपको किताब की तरह होनी। जिस तरह से आप किताब सीरियसली पढ़ते हैं, तो अखबार मैगजीन कोई चाय के समय काटने के लिए आपके लिए नहीं। तो अखबार और मैगजीन की पढ़ाई भी उतनी ही सीरियस होनी चाहिए जितना कि किताब का होता है ना। तो जब सबका कॉम्बिनेशन होगा, यूपीएससी बीपीएससी कोई वन डे एग्जामिनेशन नहीं, वन लाइनर नहीं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कभी छोड़कर भी चले जाते हैं, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते। उनको लगता है कि हम उनको क्लास में लिखवाएं, डिक्टेट करें। सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन स्पून फीडिंग नहीं। हम लोगों ने जब शुरू में इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो अब क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? जो सही रास्ता है वही बताएंगे। मार्केटिंग के दौर में भी हम लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे। अब सीडीपीओ का रिजल्ट भी हुआ है, तो 21 पोजीशन जो लड़का है वो ईपीएफओ है, हम लोग का भी स्टूडेंट है। लोग एक सीडीपीओ का भी रिजल्ट फाइनल हुआ है, लोग उसको फेसबुक पर डाल डाल के उसके एकदम केवल इंटरव्यू पढ़ा के उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। तो हम लोग को उतना भी नहीं पता होता है कि हम इनका मार्केटिंग करें, क्योंकि हम लोग के ज़माने में स्टूडेंट किसी टीचर का मार्केटिंग करेगा तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ना। टीचर आपको बनाता है, आप टीचर को, लेकिन अब दुनिया ही पलट गई है ना। अभी पता चला कि हाँ, कल भी एक आदमी आए थे तो बताया कि हाँ, बक्सर की जो लड़की है उसका एक कोचिंग के डायरेक्टर का रिजल्ट लेने और अच्छा खासा गिफ्ट दिया। स्वाभाविक है कि फ्री में किसी को मिलेगा तो कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा। अच्छा खासा गिफ्ट दिया, फोटो दिया, दस्तखत कर दिया, फॉर्म पर हो गया। और 9 कोचिंग में एक स्टूडेंट का विज्ञापन आ रहा है और सभी लोग प्रसन्न हैं कि हाँ, इस कोचिंग से। तो इतना झूठ का व्यापार हो रहा है, इतना फरेब का व्यापार, और बहुत फल फूल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं, सबसे ज़्यादा सफल वही हैं जो इस बाजार में सबसे अधिक झूठ बोलते हैं और फरेब की बुनियाद पर खड़े हुए हैं। आप लोगों को भी वही अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग जब पहले नहीं बदले तो अब भी नहीं बदले। तो इसीलिए एनसीईआरटी को हम लोग उसी शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं जो टाइम ज़्यादा लगता है। स्वाभाविक है कि लगेगा। हम आधा घंटा में भी कोई आदमी इसको पढ़ा सकता है, हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा लगता है। लेकिन जब एक बार पढ़ लीजिएगा तब फिर आपको लगेगा कि हाँ, इसमें उसमें अंतर क्या होता है। इसीलिए ये टॉपिक जो है एवरग्रीन टॉपिक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये शब्द भी प्रोबेबली नेहरू जी के द्वारा दिया गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तो सारे इम्तहानों में लगभग आता है और बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें बहुत ही एक मार्मिक कहानी भी है। डिस्कशन है इस चैप्टर में कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट कैसे करता है, और उसके माध्यम से आप क्या समझते हैं कि हमारे समाज में किस तरह की व्यवस्था बनी हुई है ना। तो चलिए, पहला नंबर जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये 3 पिक्चर बना हुआ है। तीनों पिक्चर में अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग चीज है। तो हम लोग का जो देश है आज निश्चित रूप से अभी का जो ज्योग्राफिकल मैप है हमारा, वो अंग्रेजों का देन है। केरल से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक ये अंग्रेजों से पहले नहीं है ना। जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरला और यहाँ से लेके गुजरात से लेके आसाम तक, दिस हैड नेवर बीन द पार्ट ऑफ इंडियन कंट्री, मतलब कंट्री एज इंडिया। जम्मू आसाम को अंग्रेजों ने पहली बार दिल्ली से रूल किया। आसाम was never ruled from Delhi in Indian history, never in Indian history. जम्मू एंड कश्मीर को दिल्ली से रूल करने वाला पहला शासक अकबर है। अशोक की मिथोलॉजी में हम लोग पढ़ते जो जम्मू कश्मीर was within मौर्यन एम्पायर। लेकिन आधुनिक पीरियड में जिसका आपको एविडेंस मिलता है मिडिवल पीरियड में, तो जम्मू कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम वाज रूल्ड ओवर बाय अकबर। गुजरात तो रहा ही है, गुजरात तो गेट में रहा है, जो भी समुद्र से आया है उसके लिए गेट में रहा है गुजरात। जम्मू कश्मीर
क्योंकि ज्योग्राफिकल टेरेन इतना खराब था कि उधर की इकोनॉमी किसी को सपोर्ट नहीं करती। तो औरंगजेब जरूर यहाँ गया था, लेकिन एक बार जाने के बाद फिर गया नहीं। केरला मौर्यन पीरियड में भी अप टू कर्नाटका हम लोग के अधीन रहा, लेकिन केरला फिर अंग्रेजों के पीरियड में भी आया। इसी में केरल और लद्दाख का कहानी है इसी चैप्टर में, जो डाइवर्सिटी एंड सिमिलरिटी दोनों दिखलाता है। तो ये जो इंडियन आज का जो हमारा देश है, निश्चित रूप से क्रेडिट गोज टू द ब्रिटिश, उन्होंने इस तरह से यूनाइट किया। लेकिन ज्योग्राफिकल साइज के आधार पर मौर्यन एम्पायर वाज द लार्जेस्ट एवर एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री, है ना। ये जानते रहना, अभी का एम्पायर कोई हमारा लार्जेस्ट एम्पायर नहीं है ना। लेकिन फिर भी अब हम लोग यहाँ आते हैं। तो ये जो तीन फिगर है, इसमें तीन तरह के ड्रेस हैं। तो दिस एक्सप्लेन्स द डाइवर्सिटी इन ड्रेस कोड। पीपुल इन डिफरेंट एरिया हैव डिफरेंट ड्रेसेस। तो एक डाइवर्सिटी क्या है कि आप कुछ अलग ड्रेस पहनते हैं। कैसे किसी को काटेगरी तो पंजाबी लगता है, कोई साउथ इंडियन आता है तो बोलते हैं अरे तो साउथ इंडियन लगता है। कोई नेपाली आता है, कोई गुजराती आता है तो अरे तो गुजराती लगता है। Despite the diversity in their dress, they all are Indians. तो इंडिया also comprises the diversity among the dress। तो एक ये, और आप ये कहते हैं कि आप तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ड्रेस इनका है, और आप अपना भी मिला सकते हैं कि मेरा ड्रेस क्या है। तो इसमें कह रहे हैं कि हाँ, दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ये ड्रॉ किया है अपने स्कूल में, जब ड्राइंग की कॉपी आजकल बच्चे से दिया जाता है, तो आप जो ड्रॉ करते हैं, आप अपने आसपास जिन चीजों को देखते हैं उसको ड्रॉ करते हैं, है ना। कश्मीर में जो बच्चा देखेगा वो अपने अनुसार ड्रॉ करेगा। तो आप जो सो उठकर या आपके इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट होता है, यू ड्रॉ अकॉर्डिंग टू योर ओन सेंसेस। तो डाइवर्सिटी इन ड्राइंग विल बी देयर एंड दिस एक्सप्रेसेस द डाइवर्सिटी इन ड्रेस, है ना। अब इसमें जो यहाँ पर कहा जा रहा है तो बच्चे के लिए है, लेकिन आप भी समझ सकते हैं डाइवर्सिटी को समझने के लिए कि when I go out I like wearing। आप जब बाहर जाते हैं तो क्या पहनना पसंद करते हैं। स्वाभाविक है कि आपके इलाके में जो लोगों को अच्छा लगता होगा तो आप सोचते होंगे कि हम अच्छे से अच्छी ड्रेस पहन के जाएं तो अच्छे लगेंगे। सवाल में इसीलिए अपना ड्रेस खरीदता है, पहनता है। तो आपका ड्रेस और दूसरे की ड्रेस, है ना। जब हम घर पे रहते हैं तो क्या बोलते हैं, जो भोजपुर में रहेगा भोजपुरी बोलेगा, मगहा में रहेगा मगही बोलेगा, उधर निचला में रहेगा तो मैथिली बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई अंग्रेजी, कोई तमिल बोलेगा, कोई मलयालम बोलेगा, है ना। वहां भी डिफरेंस है। अब स्पोर्ट्स क्या है, किसी को क्रिकेट अच्छा लगेगा, किसी को फुटबॉल, किसी को बैडमिंटन, किसी को हॉकी, है ना। डाइवर्सिटी है आपका। किताब पढ़ना है, किसी को साइंटिफिक बुक लगे, किसी को फिक्शन लगे, किसी को स्टोरी, किसी को पोएम, है ना, किसी को धार्मिक किताब। तो इतना में आप देख रहे हैं कि हर स्टूडेंट के बीच देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब स्टूडेंट सभी लोगों के बीच में डाइवर्सिटी होती है। तो कितने तरह की डाइवर्सिटी हो रही है। ड्राइंग में डाइवर्सिटी, आप क्या पहनते हैं उसमें डाइवर्सिटी, क्या बोलते हैं उसमें डाइवर्सिटी, किस स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं उसमें डाइवर्सिटी, और किस तरह की किताब को आप पसंद करते हैं उसमें डाइवर्सिटी, है ना। तो डाइवर्सिटी हर जगह है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प, तो बच्चों के लिए है। अब बताइए दोस्तों को
दोस्ती कैसा है, ये बहुत ही टचिंग स्टोरी है ना, इसको समझने का भी चीज है। इसमें एक बच्चा है, वह शुरुआत में जोक की तरह ही है और उसको ट्रीट करता है। दिल्ली में है वो, कनाट प्लेस में। वह रोज साइकिल से जाता है स्कूल, और स्कूल जाने के क्रम में जो रेड लाइट है वहां रुकता है। वही जगह एक बच्चा जो है अखबार बेच रहा है और हिंदी अंग्रेजी में हेडलाइन बोलता है, जैसे बहुत जगह होता है। स्क्रीन पर ये चिकर है ना, है लाइट ज्यादा है, लाइट घटेगा कैसे जी? है बोलना चाहिए पहले ना। है लाइट मिनिमम है यहाँ से। मिनिमम है। तो स्क्रीन का जो कलर है वो बदल दिया जाए, स्प्लिट। कौन सा ठीक है। तो वो बच्चा जो है उस क्रॉसिंग पर अखबार का हेडलाइन बोलते रहता है। तो ये बच्चा कहता है कि ठीक है, हमको एक अखबार दे दो हिंदी का। तो बच्चा कहता है कि तुम हिंदी बोल सकते हो क्या, पढ़ सकते हो? तो वो बच्चा कहता है कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, जो स्कूल जा रहा है। Of course I can, I said this time a little impatiently. I can speak and read and write Hindi. Hindi is one of the subject I study in school. अब देखिए, अब वो कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो वो बच्चा कितना इनोसेंट है, कहता है कि सब्जेक्ट माने क्या होता है। आप इस बेचारे की स्थिति को देखिए कि कह रहे हैं कि सब्जेक्ट माने क्या होता है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये इसकी मजबूरी है। तो वो कहता है कि तुम तो अंग्रेज जैसे दिख रहे हो, लेकिन तुम हिंदी, मतलब अब उसके दिमाग में है कि तो दिखता है इस तरह से स्मार्ट लड़का, अंग्रेजी बोलता होगा, एक होता है स्टीरियोटाइप आदमी के दिमाग में। तो सब्जेक्ट क्या है, तो कहते हैं कि ठीक है हम इसको स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। पूछते हैं कि सब्जेक्ट क्या, जब तक वो कहता तब तक वो गाड़ी जो रेड लाइट है ग्रीन हुआ, वो आगे बढ़ गए। अगला दिन फिर वो पीछे आता है और he asked how could I explain what a subject was someone who had never been to school. Well, it is something I began but the lights changed and the honking behind me grew. तो चला गया, आगे बढ़ गया। अगला दिन जब वो आया तो बेचारा आप कहते हैं कि भैया, है ना, अब वो भैया इसको कहता है, मतलब फैमिलियरिटी थोड़ी सी डेवलप होती है कि लगता है कि अपने टाइप का आदमी, तो एक अपनापन डेवलप करता है। कहते हैं कि भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज है। अब आप अपने देश में रह के इस बात को समझिए कि बच्चा कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या चीज है। हम लोग इसी देश में रह के कितनी सारी सुविधाओं को लोग भोगते हैं। इट साउंडेड लाइक इट्स नथिंग मीनिंग टू इंग्लिश टू
be ruled by someone else. जो इंग्लिश शब्द है उसका मतलब अंग्रेजों से ले रहा है। इंग्लिश माने जो शासक वर्ग है वो उस शब्द को इस्तेमाल करता है, और उस तरह का चीज उसके अंदर में सब्जेक्ट का मतलब होता है नागरिक, सिटीजन तो नहीं बोलेंगे, मतलब प्रजा, हिंदी में उसको प्रजा बोलेंगे। तो ये आज का वही चीज है कि प्रजा जो है नागरिक कैसे बना, ये चीज भी एक समझने की होती है, और ये बहुत ही कंसेप्ट का चीज है जिसको आगे चल के आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि प्रजा नागरिक के रूप में कैसे कन्वर्ट होता है, और हम लोग अभी भी नागरिक हैं क्या, है ना, प्रजा है या नागरिक के बने हुए हैं। तो कहता है कि वो इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हैव यू एवर बीन स्कूल। कहते नहीं, कभी नहीं गया। और कहा कि जब मैं इतना सा था तभी से मैं काम कर रहा हूँ। उसके साइकिल की सीट के बराबर हाइट बता के कह रहा है कि अब देखिए, जिस उम्र में आपको माई बाबू कह रहे कि बच्चा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आप इधर उधर करते हैं, तो उससे छोटे से उम्र में जब उसको होश नहीं है और वो प्राउडली कह रहा है कि हम इतने से उम्र से काम करते हैं, है ना, और कहता है कि पहले मेरी माँ आती थी मेरे साथ, लेकिन मैं अभी अकेले कर लेता हूँ, है ना। मजबूरी क्या चीज होती है, और इसीलिए समझना चाहिए कि हाउ प्रिविलेज यू आर। कहता है कि पूछता है कि तुम्हारी माँ अब कहाँ है। वो कहता है कि मेरी माँ सी इज इन मेरठ विद द रेस्ट वाज डाउन। कहते हैं कि मेरी माँ मेरठ में है ना। अगला दिन और भी बढ़िया है कि मैंने कहते हैं कि मेरा नाम, बच्चा कहता है कि मेरा नाम समीर है। तो इससे भी पूछा कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ये कहते हैं कि माय नेम इज समीर टू। बड़ा उसको आनंद आया कि हम भी समीर, ये भी समीर, है ना। His eyes lit up. Yes, I grinned at him. It is another name for Hanuman's father, you know. So now you are Samir 1 and I am Samir 2. वो कहते हैं कि हम समीर 1 हुए तो समीर 2 हुए, है ना। I something like that. I answer and then I held out my hand. हाथ मिलाया दोनों आदमी, और उसकी गर्माहट कह रहा है कि हाथ की गर्माहट मुझे महसूस होता रहा जब तक मैं आगे बढ़ा। अब उसका जो क्लाइमेक्स है, द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। जो हमेशा की तरह हंसी थी उसके चेहरे पर, वो हंसी नहीं थी। वो कह रहा था कि मेरे मेरठ में कुछ ट्रबल हुआ है। Many people are being killed there in riots. अब उसके मन में चिंता है कि मेरठ में मेरा परिवार है, मेरी माँ है, सभी लोग हैं, और वो हेडलाइन बेच रहा है, वो अखबार का हेडलाइन बेच रहा है जो उसके परिवार के लोग हो सकता है उसको झेले हो। तो उसके चेहरे पर, आंखों में दुख है, और ये जो है आज के समय के लिए बड़ा ही दुखदाई है। वो कहता है कि आई एम मुस्लिम समीर एंड यू आर हिंदू समीर। माई फैमिली लिव्स इन मेरठ और एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। His eyes filled with tears and when I touched his shoulder he would not look up, है ना। इसके बाद वो कभी दिखा नहीं, है ना। पोली सेन गुप्ता का किताब है लाइट्स चेंज, है ना। तो ये देश की जो एक ग्राउंड रियलिटी है, समाज की भी और देश की भी, ये इसमें दिखता है
और ये निश्चित रूप से बहुत ही इमोशनल समझने वाले के लिए है और जानने वाले के लिए है कि देश किस तरह से है, किस तरह का जीवन। अब यहाँ देखिए, वेल समीर एक इज मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश, समीर टू स्पीक्स हिंदी। दोनों समीर हैं, लेकिन एक अंग्रेजी से फेमिलियर है, दूसरा हिंदी से। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि दोस्ती करनी है इसलिए दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। समीर एक है, समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों से हैं, अलग कल्चरल बैकग्राउंड है, धर्म अलग है, एक हिंदू है, दूसरा मुसलमान है, और बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। ये डाइवर्सिटी का एक पक्ष है ना, कि उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, है ना। अब ये तो ऐसे भी है, जानना भी चाहिए, लेकिन कि उन लोगों के फेस्टिवल्स, मान लीजिए मुहर्रम हुआ, अभी ताजिया निकला, तो ये मुस्लिम लोगों का पर्व है ना। इसमें शहादत है, जो मोहम्मद साहब के बेटे थे, उन लोगों की फैमिली का शहादत हुआ। In addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which Samir Ek and Samir Do are different from each other. For example, Samir 1 goes to school and Samir 2 sells newspaper. है ना, एक स्कूल जाता है और एक अखबार बेचता है ना। अब समझने पर है कि समीर दो जो है क्यों नहीं स्कूल अटेंड की। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू? इन योर ओपिनियन, इज इट अ फेयर सिचुएशन दैट चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट? तो ये किसी भी जागरूक आदमी के लिए सोचने का भी विषय होता है कि एक बच्चा अखबार बेच रहा है, दूसरा बच्चा स्कूल जा रहा है, दोनों इसी देश के नागरिक हैं, तो क्या ये फेयर है? इज द सिस्टम फेयर टू बोथ ऑफ देम? या तो ये जो अनफेयर सिस्टम है, ये कैसे सुधरेगा? Samir, though, did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. बहुत सारे लोग, अभी भी सही बात है कि आपके आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पढ़ना तो छोड़ दीजिए, खाने और पहनने के लिए नहीं है, और इवन रहने के लिए जगह नहीं, है ना। तो स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है, खाने पहनने और रहने के लिए नहीं। द डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। लेकिन ये जो डिफरेंस है, जो 3 कहा जा रहा है कि खाने पहनने और रहने का, ये डिफरेंस कहलाता है इनइक्वालिटी, है ना। ये जो इनइक्वालिटी ये हमारे समाज की एक और बड़ी समस्या है ना। जो और इनइक्वालिटी का देखिए यही परिभाषा है, अभी सही याद एक लाइन का परिभाषा है, इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स, है ना। इसको अभी से नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए जब भी इनइक्वालिटी की परिभाषा देनी हो,
ये फिंगरप्रिंट पर मतलब मुंह में याद रहना चाहिए। कुछ बातें अब लगातार आपके मुंह में याद रहना चाहिए। उसी तरह से इनइक्वालिटी का एक दूसरा उदाहरण है कास्ट सिस्टम। इसमें ही बताइए, कास्ट सिस्टम में आप जिस कास्ट में जन्म लेते हैं आप उसी कास्ट के हो जाते हैं। एंड यू ट्राई टू स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ए कास्ट, कि अगर हम बढ़ई हैं तो मेरा बेटा केवल और केवल बढ़ई का काम ही सीखेगा। अगर हम पॉटर हैं तो मेरा बेटा केवल और केवल पॉटर का ही काम सीखेगा और वह पॉटर ही कहलाएगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम में कोई बदलाव का स्कोप नहीं होता है ना, देयर इज नो स्कोप। तो ये जन्मगत कहलाता है, बाय बर्थ यू आर असाइंड टू अ पर्टिकुलर कास्ट। तो दिस सिचुएशन ऑल्सो क्रिएट्स इनइक्वालिटी, है ना। What does diversity add to our lives? अब जो जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो become friends, you might have friends who are different from you. You have probably eaten. देखिए एक ये हुआ eaten, भोजन पानी अलग, है ना। Different kinds of food in their homes, different types of festivals, है ना। तो फेस्टिवल्स अलग अलग, क्लॉथ्स अलग अलग, लैंग्वेज अलग अलग, फूड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, हाथ चलाओ, प्रवचन नहीं हो रहा है, फूड डिफरेंट, फेस्टिवल्स डिफरेंट, क्लॉथ्स डिफरेंट एंड लैंग्वेज एज वेल डिफरेंट। ये सब पॉइंट रहेगा तभी ना आगे चलकर लिखोगे जी। तो फूड भी हुआ, फेस्टिवल भी हुआ, क्लॉथ्स भी हुआ, लैंग्वेज भी हुआ। तो डाइवर्सिटी का पॉइंट कहां से आएगा जब लिखने का चलोगे तो। अब डिफरेंट एरिया में जो खाया जाता है, अब आधा जिला के लोग लिट्टी चोखा खाते हैं ज्यादातर, और मान लीजिए कि अभी तेजस्वी यादव वो डाले हैं, इतना बड़ा पूरी होता है ना, हाथी के कान का पूरी कहलाता है ना। तो इस एरिया में जब भी भोज होता है तो वही पूरी बनता है ना। आरा और बक्सर इस सब जिले में वही पूरी बनता है, और वो बहुत ही डेलिकेटली लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग उसको खाने जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा पूरी बने, है ना। और इधर जाइएगा मिथिला में जो दही चूड़ा खाएंगे लोग, है ना, दिन रात सुबह शाम, सुबह नाश्ता भी कर ले सकते हैं, दोपहर में भोजन भी, रात में खाना भी दही चूड़ा खा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो इतना ही दूर में डाइवर्सिटी इन फूड आप देखते हैं। फेस्टिवल्स अलग अलग बताए, क्रॉस बोलेंगे, लैंग्वेज बोले, तो इतना चीज आपको इतना ही दूर में अब। और जो डाइवर्सिटी होता है रीडिंग, एंड हियरिंग स्टोरीज। अब पढ़ना और कहानी सुनना भी अलग अलग होता है। बचपन में अब तो खत्म हो रहा है, अब जैसे अब टीवी पर ही सीरियल या देखते हैं, एनिमेशंस देखते हैं, डोरेमोन और क्या क्या होता है। तो अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपुल और इवन घोस्ट। मान लो बचपन में नहीं कोई सोता है बच्चा, तो दादी नानी बोलती है भूत का कहानी सुनाते हैं, तो भूत का कहानी सुनने के नाम से बच्चा सोने का प्रयास करने लगता है कि भूत आ जाए।
अब देखिए ये हैबिट अलग अलग होता है। कोई बच्चा है सुनाओ भूत का कहानी सुनेंगे, है ना। तो इस तरह के भी हैबिट आपका होगा। तो चूंकि छठे क्लास का एक किताब है, Many people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas। और बहुत सारे जो लेखक होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो अलग अलग तरह की स्टोरी और कंपल्सन और शौक दोनों में पढ़ते हैं, क्योंकि उनसे आइडियाज बनता है और फिर अगला स्टोरी लिख देंगे। लोगों से बात करते हैं, कोई क्लू लेते हैं, अगला स्टोरी लिख देते हैं। कैसे सिनेमा वगैरह देखते हैं, किसी के रियल लाइफ पर सिनेमा बन जाता है। कोई किसी से बात के उस पर गीत लिख देता है ना। तो बहुत सारे जो गीतकार हैं घरे बैठकर बहुत बार गीत लिखते हैं, लेकिन कई बार रास्ते में गए, कहीं कुछ देखा, उसी को देखकर गीत लिख दिया। तो उस तरह के आइडियाज अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज होते हैं। सब में हैव लिव्ड इन, बहुत सारे लोग जंगल के आसपास रहते हैं। तो कैसे डिस्कवरी चैनल और ज्योग्राफी वाला होता है, या बहुत सारा आपने देखिएगा कि सांप देख के हम लोग भाग जाते हैं, और जंगल में जो जाता है वो सांप को पकड़ के उसका सिर काट देता है, खा जाता है, सांप ही खा जाता है। और उन लोगों को बहुत सारे जीव जंतुओं का आइडिया होता है कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, और वहाँ तो उनको भोजन मिल नहीं रहा है, तो वैसे जानवर को कच्चे खा जाएंगे ताकि वो जिंदा रह सके। चाइनीज लोगों का जो दिखाया जाता है कि क्या क्या वो चीज़ खाते रहते हैं। तो ये सब हमारे देश में भी जैसे नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन भोजन का जो हैबिट होता है वो हर एरिया का अपना अलग अलग होता है ना। और इसी तरह से कहानी लिखने वाले लोग भी जंगल पर कहानी लिखते हैं, जानवरों पर कहानी लिखते हैं, उनकी लड़ाइयों पर। अब तो फेसबुक से लेकर यूट्यूब पर सारा वैसा चीज़ आता है, तो उतना डाइवर्सिटी होता है। और कई आदमी अपने बचपन की कहानी लिखते हैं, चाइल्डहुड का स्टोरी लिखते हैं कि हम बचपन में हम क्या किए। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड रीड, सभी मतलब कहता है कि अगर ऐसे सभी लोगों को एक जगह रख दिया जाए तो क्या होगा, है ना। क्या आपको अच्छा लगेगा कि जानवर पर लिखने वाले, भूत पर लिखने वाले, प्रकृति पर लिखने वाले, ये इस सारे स्टोरी एक ही जगह एक ही साथ रहे? तो ये इमेजिन करना है कि आपको ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा। डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक से क्यों नहीं जाता है? इंडिया इज कंट्री ऑफ वेरी डाइवर्सिटी, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। यहाँ लिखे लैंग्वेज बोलते हैं, फूड है हमारा, फेस्टिवल है हमारा, रिलीजन है हमारा। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, we do many things that are similar except that we do them in different ways। अब थोड़ा सिमिलरिटी दिखाता है। How do we explain diversity? A little more than 200 years ago, a long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot। जैसे अकबर इतना बड़ा राजा था, या अशोक ही इतना बड़ा राजा था, तो किस चीज पर चलता था? राजा तो बड़ा था, लेकिन उसके लिए क्या हवाई जहाज, एरोप्लेन था आज वाला? अकबर भी चलता पालकी में चलेगा, घोड़ा पर चलेगा और हाथी पर चलेगा, और नहीं तो फिर मन हुआ तो पैदल चलेगा। अकबर की जो बीवी थी, तो अकबर के जो प्रारंभिक बच्चे हुए वो मर गए। तो सबको पता है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, तो अकबर के घर में भी था कि उत्तराधिकारी तो होना है, इतना बड़ा राजा है। तो बेगम प्रेग्नेंट हुई। सब जगह आज भी ऐसा कुछ होता है कि अगर प्रारंभिक बच्चा किसी का एबॉर्ट हुआ, कुछ हुआ, तो लोग देवी देवता और साधु संतों के यहाँ जाते हैं कि हाँ भाई क्या होगा मेरा। तो वो भी गया। तो लोगों ने उस समय शेख सलीम चिश्ती थे, बहुत बड़े सूफी संत थे उस जमाने में। तो लोगों ने कहा कि बेगम को वहीं रख दीजिए,
क्या नाम था बेगम का? ठीक है, जोधा बाई था। तो जोधा बाई या हारखा बाई जो हो, तो सिनेमा और रियलिटी में थोड़ा अंतर होता है, फिर भी तो जोधा बाई वही जाके रही इन द होल प्रेगनेंसी पीरियड, और वहीं पर वो बच्चा पैदा हो। तो सलीम उन्हीं के नाम पर, शेख सलीम के नाम पर ही इसका नाम हुआ सलीम। तो बहुत लाड प्यार से पैदा हुआ, जो आगे चल के जहांगीर बना। तो अकबर जैसा आदमी जो हीमैन कहलाता था, और ताकत उसकी पहचान थी, उसने माना था कि हाँ, अगर मेरा बेटा सही सलामत पैदा हुआ तो आगरा से अजमेर पैदल जाएंगे। और जब सलीम पैदा हुआ सही सलामत, तो अकबर आगरा से अजमेर शरीफ पैदल गया। और वो ऐसा बेटा नालायक निकला कि अपने बाप के खिलाफ दो बार विद्रोह किया, है ना। तो एक बेटा भी होता है तो थोड़ा नालायक होने का संभावना बढ़ जाता है ना। तो इस तरह का होता है लोगों में। तो उस जमाने में वो पैदल गया अजमेर से, मतलब आगरा से अजमेर। हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, फिर भी वो बादशाह था, भारत का बादशाह था। और उसी शेख सलीम चिश्ती के याद में जब फतेहपुर सिकरी बना, तो आज भी उन लोगों का शेख सलीम चिश्ती का मज़ार आज भी फतेहपुर सिकरी में है। और आज भी शेख सलीम चिश्ती के जो परिवार के लोग हैं वो वहाँ रहते हैं, है ना। चूँकि वो पहाड़ पर बना हुआ पैलेस था, इसलिए सर्वाइव ज़्यादा दिन नहीं किया। अकबर जब तक रहा, राजधानी बना रहा। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम आज तुरंत कहीं से बैठते हैं, चल देते हैं, हवाई जहाज से उड़ते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। पहले अगर दिल्ली के लोगों को बंगाल पर आक्रमण करना होता था तो 6 महीने के आसपास लगता था। चलेंगे, फिर कहीं रुकेंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे, और सेना चलती थी। तो उस समय इतना आसान नहीं होता था मूवमेंट। इवन जब गंगा पुल नहीं था तो पटना से ही मुजफ्फरपुर जाने में 1 दिन से ऊपर लगता था। अब 1 दिन में आप 10 बार आइएगा जाइएगा, या जय बार मन करेगा आइएगा जाइएगा। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप उस समय के नहीं सोच सकते। तो जिस जमाने में महीनों लगते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत नॉर्मल था। बैलगाड़ी होगा, किसी के लिए घोड़ा होगा, नॉर्मल आदमी के लिए पैदल, ऑन फुट दे विल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो उस समय जो जाएगा वहाँ वो रहेगा, है ना। आज की तरह सिनेमा बनाने की जरूरत नहीं था कि अतिथि कब जाओगे, है ना। अभी लोग अतिथि से परेशान हो जाते, कब जाओगे। और पहले लोग सोचते थे कब आओगे, है ना। तो पहले उस तरह के गाने बनते थे। शादी ब्याह भी अगर दूर हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल से रोते हुए गाना बनता था, कब आएंगे पिताजी, कब आएंगे कौन, है ना। तो उस तरह का डाइवर्सिटी भी। अब ऐसे लोग जब जहां जाएंगे, बहुत सारे देखे, एक और जो आदमी हिस्ट्री पढ़े होइएगा उन लोगों को फिर आप देखेंगे क्यों लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये हिस्ट्री के 6ठे क्लास के पहले चैप्टर में भी है ना, कि व्हाई पीपुल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो बहुत सारे मतलब आजीविका की तलाश होती है, व्यापार का काम होता है, धार्मिक काम होता है, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं और कुछ लोग ट्रेड करते हैं, है ना। फॉर डिफरेंट रीजंस पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब जो जहाँ जाएगा, फेमाइन हुआ, नेचुरल कैलेमिटीज हुआ, उसके कारण भी। अब मान लीजिए कि बिहार का आदमी चला गया कश्मीर में बसने, तो उस आदमी पर कश्मीरी संस्कृति का प्रभाव पूरी तरह से होगा, लेकिन ये अपनी संस्कृति का प्रभाव भी वहां डालेगा। तो इससे एक मिक्स्ड संस्कृति का विकास हो जाएगा, है ना। तो मिक्स्ड कल्चर आएगा, तो एक तीसरे प्रकार के कल्चर की संभावना हो जाएगी। इस तरह के सांस्कृतिक अदला बदला से, जैसे हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है,
विशेषकर जो हमारा फिर नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, फिर उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों उस इलाके में कन्वर्सन ज्यादा हुआ। जहां भी फ्लेक्सिबल होता है वहां इस तरह का होता है। तो they began to make homes in new places, people began to change a little, at other times they managed to do things in the old ways। जैसे मान लीजिए हम लोग कैसे पढ़ते कि सिंधु घाटी है, इसका प्रभाव चालगोलिथिक कल्चर में भी मिलता है। तो जो लोग वहां से आए, मान लीजिए आप पटना में रहते हैं और किसी कारणवश आपको गांव जाना पड़ा, मतलब अस्थायी तौर पर, तो पटना में गांव में उतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, फिर भी जो सुविधा मिलेगी, फिर भी जो सुविधा मिलेगी उसमें आप यहाँ के कल्चर को वहां उतारने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ अच्छे चीजों पर आप कलर कर रहे हैं, गांव में जाने पर आप मिट्टी के दीवारों पर ही कलर बनाने लगेंगे, कपड़े पर कलर बनाने लगेंगे। आपके रिसोर्सेज कम है तो आप नेचुरल कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं केमिकल, कैसे मधुबनी पेंटिंग में होता है, मधुबनी पेंटिंग में इनवेरिएबली केमिकल्स का नहीं यूज होता है, वहाँ नेचुरल कलर का यूज जनरली होता है। तो वहाँ देखिए कि किस तरह का है। तो उसी तरह से जब आप कहीं जाकर अस्थायी रूप से रहते हैं, कुछ ही दिन के लिए रहते हैं, तो कल्चरल इम्पैक्ट आप पर पड़ता है और आप लोकल लोगों पर कल्चरल इम्पैक्ट मारते हैं, है ना। इससे भी आदमी मिक्स करता है। फिर अपना भोजन पानी लेके जाइएगा उधर, और उनको भी सिखाए कि देखिए भोजन पानी कैसा बढ़िया है। वो लोग भी कहे कि हाँ मेरा भी भोजन कीजिए, तो आप बोलिए कि मेरा भोजन कीजिए। कहाँ चला? क्या है? ओ ठीक है ना। तो फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। जैसे आगे चलकर पढ़िएगा गांधार कला। तो गांधार आर्ट जो है ये ग्रीको रोमन आर्ट मिक्स विथ बुद्धिस्ट आर्ट है ना। तो जब ग्रीको रोमन आर्ट इंडियन आर्ट से मिला तो एक नया आर्ट बना। इसी तरह से हम लोग बिल्डिंग में जो इंडो मुस्लिम मिक्स्ड कल्चर बोलते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, मीनार्स वगैरह है। तो जिस भी किसी घर में आप इस तरह का डिजाइन देखिएगा, बहुत सारे घर में होता है, तो ये मुस्लिम आर्ट है। हिंदू आर्ट एकदम सीधा होता है। तो बहुत सारे जगहों पर वो मिक्स कर जाता है। तो ये डाइवर्सिटी अपने आप आती है जब when you mix with one each other. Not only do people have different clothing and eating habits, but even kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. मतलब आप शहर में रहते हैं तो आपका जो आसपास से जुड़ाव है कैसे अलग होता है। आप जब शहर में रहते हैं तो आप बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने। गांव में रहिएगा तो हो सकता है कि जहां भिंडी उपज रहा है जिस खेत में, वहीं पर चलिए बोले कि जरा ताजा ताजा भिंडी दे दो, या आप नहीं खेत में उपजा रहे हैं वहीं से भिंडी करेला तोड़ कर ले आए। यहाँ तो गांधी मैदान में नहीं जाइए कि हाँ जरा देखते हैं कि भिंडी किधर उगा हुआ है। तो लाइफ
इस तरह से डिफरेंट होता है डिफरेंट लेट अस ट्राई टू, अब जो है जो हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किस तरह से जीवन को प्रभावित करते हैं इसको आप देखिए। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है ना, इसमें डेजर्ट ही लिखा हुआ है, इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है लद्दाख को। तो लद्दाख जो है डिफरेंट एरिया है जहां प्लेन की तरह मैदानी इलाके नहीं है, ठीक है ना। और जम्मू और कश्मीर के ईस्ट में बहुत कम कृषि होता है, यहाँ के लोगों का जीवन कितना कठिन है। और पीने के लिए जो पानी है वो बर्फ जब पिघलता है तो वो पीने के पानी में इस्तेमाल करते हैं, है ना, वहां के लोग। फिर यहाँ के लोग सीप और बोट्स दो चीज रखते हैं। इसके जो बकरियां हैं वो स्पेशल है। अब जैसे थोड़ा दिन में ठंड आएगा और किसी दुकान में जाके बोलिए कि हमको पासमीना का शॉल दीजिए, हो सकता है पूरे महीने के खर्चे के बराबर या उससे भी ज्यादा में एक शॉल है ना। पासमीना का जो शॉल है, अब एलिट क्लास का शौक होता है, ये मंत्री पढ़ेंगे, विधायक पढ़ेंगे, जो भी घूस का पैसा कमाएगा वो इस्तेमाल करेगा, है ना। तो वहां के लिए पासमीना ऊल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और उनके लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन है ना। और इसका विश्व भर में डिमांड होता है। इट इज नॉट ओनली डिमांडेड इन इंडिया बट इट इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। और लद्दाख के लोग इसको बहुत सावधानी पूर्वक कलेक्ट करते हैं और फिर कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं और उससे जो आय होती है इनकी जिंदगी चलती है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बढ़िया जिंदगी चलती है। और यहाँ के लोग मीट खाते हैं, है ना, मिलेगा वही खाएंगे और मिल्क दूध पीते हैं। इनका वैरायटी आपकी तरह नहीं होता। और मिल्क के जो प्रोडक्ट है स्पेशल टाइप से चीज बनता है इनका। हम लोग यहाँ चीज और बटर होता है लेकिन इनका अलग तरीके का होता है। एंड इस फैमिली ओन सम गोट्स, काउज एंड डोजेस या काउ जो कहलाता है। तो इसको कहा गया कोल्ड डेजर्ट। तो डेजर्ट में जनरली अब जैसे राजस्थान का डेजर्ट है, वहाँ कोई नहीं जाएगा, बालू फाकने तो जाएगा नहीं, लेकिन ऐसा हालत यहाँ नहीं है। ये जिस तरह से घाटी में लोकेटेड है ये बहुत बड़े ट्रेड का आधार है और उस पार से इस पार आने वाले व्यापारियों का रास्ता है ना। और इस चीज के पासमीना उल के कारण वर्ल्ड वाइड ट्रेडर्स इधर आते थे, इसलिए यह व्यापारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बना। गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस। पासेस का मतलब दर्रा। अभी जो दिखाई दे रहा है मैप, इसमें फिगर में भी कारवां व्यापारियों का समूह, जो कारवां ट्रेडर्स का मतलब होता है ट्रेवलिंग ट्रेडर्स, है ना। हिंदी में भी होता है कारवां व्यापारी।
जो ट्रेवलिंग ट्रेडर्स हैं, जो घुमंतु व्यापारी हैं, एक जगह से दूसरे जगह दे गो ऑन मूविंग, है ना। और आज के तिब्बत के रास्ते और तिब्बत से फिर उधर चाइना जाना, दूसरे मध्य एशिया जाना। दिस कारवा कैरिड टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। तो सिल्क चीन में आविष्कार हुआ है, चीन से ही सिल्क दूसरे जगह गया है। ये फिर हिस्ट्री वाली किताब में पढ़े हैं, जो आदमी पहले पढ़े हैं। और टेक्सटाइल और मसाला, इन सब के कारपेट, दरी, इस सब के व्यापार का ये आधार रहा है। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। तो लद्दाख के रास्ते ही, इसमें अंडरलाइन करने का क्या है? हैं? जैसे हाईलाइट करते हैं ना, उसी के ऊपर अंडरलाइन का ऑप्शन आता है। हाईलाइट हाईलाइट करके ओ अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, यस। ठीक है, बाहर क्लिक करिए। हैं? आप करिए, आप करिए, आप करिए। कि हटेगा नहीं? वही करेंगे। कौन सा इंक? एक नीचे कर लीजिए सर आप। पेज नीचे, मूव कहाँ है? हैं? पेज को थोड़ा नीचे कर लीजिए। चलिए, बुद्धिज्म लद्दाख के माध्यम से ही तिब्बत में गया, इसीलिए लद्दाख को हम एक और तो कोल्ड डेजर्ट तिब्बत को बोलते हैं, दूसरा लिटिल तिब्बत भी इसको बोलते हैं। ये हमेशा के लिए याद रखिए, छोटा तिब्बत, लघु तिब्बत, ठीक है। तो बुद्धिज्म आया, फिर इस्लाम आया, was introduced more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population in Ladakh. Rich oral tradition of songs and poems. Local version of the Tibetan national epic, the Kesar Sava. ये याद रखिएगा, केसर सावा तिब्बत का जो नेशनल एपिक है, आर परफॉर्म्ड एंड सung by both मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, है ना। तो ये कोल्ड डेजर्ट, पासमीना, ट्रेड, लिटिल तिब्बत और केसर रावा, ये सभी चीज याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। ये फिर आगे बहुत काम करेगा। हैं? तो लद्दाख का कल्चरल मतलब बुद्धिज्म, इस्लाम मिक्सड अप, आउटसाइड ट्रेड रिलेशन इसका भी है, बाहर के लोग यहाँ आए, यहाँ भी। अब केरला में देखिए दोनों में क्या सिमिलरिटी। तो एक रीजन है जो सीधा ऊपर है, यहाँ है, दूसरा यहाँ है, दोनों में इतना बड़ा फर्क है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है?
geographical difference है, and also some sort of historical, but there are many similarities. Kerala is a state in the southwest corner of India, surrounded by the sea on one side and hills on the other. तिब्बत लद्दाख में सी नहीं है, केरल में समुद्र है ना. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. उत्पादन का अलग मटेरियल है, वहाँ पासमीना होता है और यहाँ पर मसाला हो रहा है ना. स्पाइसेज है. दिस मेक्स द रीजन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स. मसालों का व्यापार व्यापारियों के लिए आकर्षक केंद्र बनाता है इसको. और जेविस एंड अरब ट्रेडर्स, यहाँ जेविस आए, अरब्स आए, है ना. द फर्स्ट टू कम टू हियर एंड एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट. ये चीज भी फिर याद रखिएगा जीएस के लिए, कहीं भी के लिए, सब जगह. सेंट थॉमस पहला आदमी है, संत हैं ईसाई जो आके भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, है ना. बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. तो सेंट थॉमस जो लगभग 2000 साल पहले केरल आए, उन्हीं को श्रेय दिया जाता है कि ही ब्रॉट क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, है ना. तो सेंट थॉमस को भी इसलिए याद रखना है ना. फिर अरब ट्रेडर्स बहुत सारे इधर आए. जो यही सेटल्ड कर, जैसे केरल में मुसलमान और ईसाई पॉपुलेशन बहुत है ना. इसलिए और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में आया. ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द regime ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. और इब्न बतूता जो है उसका टारगेट था यहाँ से आगे चाइना जाना. तो बेचारा गया भी. मोहम्मद बिन तुगलक उसे बहुत मानता था. मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अमूमन विद्वानों का बड़ा स्वागत करता था, सम्मान करता था. इब्न बतूता मौलवी था, है ना, और बहुत ज्ञानी आदमी था. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का मौलवी नियुक्त किया. लेकिन थोड़ा शानो शौकत धन दौलत देख कर लोग इधर उधर हो जाते हैं. तो इब्न बतूता पर कुछ आरोप लगा. तो मोहम्मद बिन तुगलक सजा देने में बड़ा इनोवेटिव आदमी था, थोड़ा पागल टाइप का आदमी था. अगर आप उसको मौत की सजा देनी है तो गर्दन नहीं कटवाएगा. मोहम्मद बिन तुगलक जिंदा दरबार में खड़ा करके जिंदा खाल खिंचवाता था, है ना. और अगर किसी पर ज़्यादा नाराज है तो उस खाल में भूसा भर के फिर राज्य में घुमाता था. तो आपका हाथ पैर कट जाएगा तो कैसा लगेगा. लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इनवेरिएबली सजा देने का यही तरीका था उसका कि अगर पकड़ा गया, भाग गए तो ठीक है, अगर पकड़ा गए तो बड़े दरबार में आपको खाल खिंचवाएगा. उसका एक भतीजा था तो रिवील कर दिया और किसी को भेजा, वो नहीं पकड़ाया, अपने गया, अपने धर कर लाया और उसको यही काम किया. क्योंकि ज़्यादा गुस्सा गया था इसलिए उसके खाल में भूसा भरवाया, दिल्ली में घुमवाया
बोला कि फिर प्रांतीय राजधानी में भी घूमाओ। तो मुल्तान में भी गया। मुल्तान का जो गवर्नर था, जो मरा था भतीजा, उसका दोस्त था। बोले कि बहुत हो गया, अब इसको दफना दो। तो बेचारा दफना दिया। मोहम्मद बिन तुगलक पूछा कि तू किससे पूछ कर दफनाया, धर उसको भी। तो उसको जब धरने चला तो भाग गया। तो वो बोला कि अब शहर के लोगों को बुला, उसका खाल खिंचवाएंगे। शहर के लोगों ने कहा कि हुजूर हम लोगों का क्या दोष है, जो करना था वो तो भाग गया। तो वो सोचता था कि एक्सेप्शनल सजा देने से लोगों में डर और भय पैदा होगा, लेकिन लोगों में उल्टा हो गया। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकारों ने रक्त पिपासु, ब्लड थर्स्टी कहा है ना। तो उसी जमाने में इब्न बतूता भी पहुंचा। तो शुरू में तो बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन जब इब्न बतूता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो लगा कि अब उसका भी जान गया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की जो माँ थी, उसने किसी तरह से इसको बचा लिया। तो कुछ दिन जेल में रहा बेचारा। बाद में जेल से रिहा हुआ तो इसने इच्छा व्यक्त की, क्योंकि जहाँ से आया था, अफ्रीका से आया था, तो इसके सपने में आया था कि इसको चीन जाना है। 90,000 मील, है ना। उस जमाने में जब न जहाज था, न हवाई जहाज था, न रेलवे था, इब्न बतूता 90,000 मील ट्रेवल किया और अंततः उस जमाने में चाइना जाकर ही माना। तो वही जब दिल्ली से चला तो केरला के तट पर आके लुटा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने आने जाने का खर्चा दिया था, लेकिन डरे नहीं गया कि फिर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि उसको गुस्सा आ जाए और हमको चमड़ी खिंचवा दे। तो किसी तरह से चाइना पहुंचा, फिर वापस लौटा और तब इसने रेहला लिखा है। उसकी किताब का नाम है रेहला, इसको भी याद रखिएगा। तो इब्न बतूता का मेमोयर है रेहला। तो चूंकि वो घर जाकर लिखता है, तो दरबार में लिखने वाला बायस इज नॉट देयर, फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द कोर्ट, अपने घर में बैठकर लिख रहा है। तो इसीलिए बहुत सारा चीज़, हालांकि कुछ छुपाता है, अपना गलती कोई नहीं कहता है, लेकिन इवन देन उस पीरियड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने। ठीक है ना। तो ही हैज ऑल्सो रिटेन गुड बिकॉज ही हैड ट्रेवल टू केरला while going to China। तो लिखता है कि मुसलमानों का यहाँ बहुत सम्मान था, रेस्पेक्ट था। द पोर्चुगीज वास्को डी गामा केम टू इंडिया एंड ही वेंट टू केरला, कालीकट। तो उसने वो रूट खोजा, तो फिर ये लोग पोर्तुगीज लोग वास्को डी गामा सी रूट खोजा भारत आने का, है ना। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions। यहाँ यहूदी भी हैं। यहूदी कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी। यहूदी जूइश है। कहाँ? जूइश इजराइल। हाँ, ये इजराइल के लोग यहूदी धर्म मानते हैं। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, इतने सारे रिलीजियस डाइवर्सिटी का जगह केरला है। यहाँ फिशिंग जो है, समुद्र के किनारे है तो फिशिंग रहेगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ है जानने के लिए, वो है चाइनीज इम्पैक्ट। देखिए, लद्दाख में भी वह चाइनीज कनेक्शन फॉर ट्रेड थ्रू तिब्बत, एंड हियर यू हैव आल्सो कनेक्शन विथ केरला। चीना वाला, है ना। ये जो वर्ड हुआ चीना वाला, चाइनीज कनेक्शन, चीना चट्टी, चाइनीज कनेक्शन। The fertile land and climate are suited to growing rice
and majority people here eat rice, fish and vegetable. So trade में they have diversion connection with outside world. People from different religion came in both places. Both the places have diversity in everything: religion, culture, practices, dress, and everything. There is a diversity in food, meat, and milk product in Ladakh, rice, fish, and vegetable in Kerala. Their primary source is trade and fishing and spices, and in Ladakh, pashmina. है ना? इन सभी चीजों को बढ़िया से ध्यान में रखिए। तो हम देख लिए कि हमारे ही देश में हाउ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एंड हाउ डिफरेंट पीपल को एग्जिस्ट, है ना? बोथ थिंग्स आर देयर। तो इसमें है कि किस तरह से ज्योग्राफिकल फीचर, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैव बीन सिमिलर, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, बोथ रीजन्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। तो वहां भी चाइनीज और अरब, यहाँ भी चाइनीज और अरब। इट वाज ज्योग्राफी ऑफ केरला व्हिच अलाउड कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन के ट्रेडर्स। तो जो दोनों में आपको हम बताए जो अंतर है। हमारा प्रेजेंट लाइफ भी जो है, जब हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो कल्चरल ट्रेडिशन